नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और इस चुनाव प्रचार में गोदी मीडिया अगर आप देखेंगे तो लगेगा सिर्फ एक ही दल प्रचार कर रहा है, एक ही गठबंधन प्रचार कर रहा है। झारखंड में एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति, यानी मोदी जी के दोस्त और मोदी जी सिर्फ वही प्रचार कर रहे हैं। हकीकत इससे कितना जुदा है, कितना अलग है, आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये प्रचार तंत्र एक इवेंट है। ये इवेंट के गुब्बारे में जो हवा भरी हुई है वो हवा इतनी गर्म हो चुकी है कि रत्ती भर कोई पिन टच कर दे तो ये गुब्बारा फट जा रहा है। अब सोचिए आप कि इस पार्टी के मोदी जी के ब्रिगेड की एक सेनापति हैं, स्मृति ईरानी की जगह ले चुकी हैं। भाजपा में लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि पिछले कुछ वक्त से थोड़ी शांत पड़ी थी। महाराष्ट्र में लगाया गया है, भाई स्टार प्रचारक है। नाम आप लोग समझ गए होंगे, कंगना रनौत की बात कर रहा हूं। कंगना रनौत प्रचार करने पहुंच गई और प्रचार करने गई तो यही नहीं पता है किसके लिए प्रचार करने आई है। प्रत्याशी बगल में खड़ा है और पूछ रही हैं कि किसके लिए प्रचार करना है। बताइए, ऐसे धुरंधर अगर कोई खोज सकता है तो एक ही जौहरी है हिंदुस्तान में, नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके चाणक्य, कथित चाणक्य, स्वयंभू चाणक्य अमित शाह। इसके अलावा कोई जौहरी है नहीं जो ऐसे नायाब नमूनों को तलाश सके और दिन दहाड़े ऐतिहासिक बेइज्जती करवा सके। अब ये कंगना कर ही रही थी, उसी में आखिरी दिन राहुल ने और विस्फोट कर दिया, तिजोरी खोल दी। और तिजोरी खोली तो जो पोस्टर निकला, कहते ना फटा पोस्टर निकला हीरो। यहां खुली तिजोरी और निकले अडानी और मोदी। राहुल की तिजोरी से अडानी और मोदी कैसे निकले, आज महाराष्ट्र में चर्चा है। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है। आपको दोनों क्लिप दिखाएंगे, कंगना वाला क्लिप भी दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ संतोष पाठक हैं। कंट्रोल रूम जोड़िए संतोष को। संतोष लंबे वक्त से 2 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं दिल्ली में और खासकर संतोष कवर करते रहे सरकार को ही, सत्ताधारी दलों को कवर करते रहे। यूपीए में जो है यूपीए सरकार को कवर किए, तो बड़े करीब से जो स्वयंभू चाणक्य हैं उनको भी और जो अविनाशी विश्वगुरु हैं उनको भी बड़े करीब से देखते रहे हैं। संतोष हमारे साथ जुड़े हैं, जरा इनसे समझेंगे कि ये जो गुब्बारा फुलाया जाता है इसमें हवा कहां से लाई जाती है, झूठ वाली हवा। खैर, वो गुब्बारा कैसे फूटा है एक एक करके दिखाएंगे। उस गुब्बारे में कितने लोगों ने पिन चुभाया है। उसमें खड़गे साहब ने पिन चुभाया, उसमें प्रियंका गांधी ने पिन चुभाया, राहुल गांधी ने पिन चुभाया, उद्धव ठाकरे ने पिन चुभाया, शरद पवार ने पिन चुभाया। और सबसे बड़ी बात कि अपने ही दोस्त गुब्बारा लेके चल रहे थे साथ साथ, अजीत पवार, पीछे से उन्होंने भी चुभा दिया। तो सब चर्चा में आएगा, क्लिप के साथ दिखाएंगे। सबसे पहले जरा कंगना रनौत वाला क्लिप दिखाइए, कंट्रोल रूम दिखाइए। इनको पता नहीं है किसका प्रचार कर रही है, मोदी जी ऐसा भेजे। इसे एक बार और लग रहा है दिखाना पड़ेगा, मैं समझा देता हूं आप लोग को। बगल में खड़ी महिला से पूछ रही हैं मैडम कि ये कौन है शख्स, तो कह रही यही तो हमारे प्रत्याशी हैं। विधायक भी, वो भी बेचारे आके आगे कह रहे हैं, ऐसी बेइज्जती उनकी भी, कह रहे मैं विधायक भी हूं। उसमें 52 खुले, शायद ये 52 खुले ही थे, उतना जो है 52 खुले, वो खुले खुले हो जा रहा है। मराठी हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन तमाम हमारे मराठी दर्शक हैं वो अच्छे से समझेंगे। वीडियो में हालांकि उसका जो है ट्रांसक्रिप्ट लगा हुआ है। एक बार मैं कहूंगा कि इसको दोबारा से देखें। बगल में खड़ी महिला से स्मृति ईरानी पूछ रही हैं ये कौन शख्स है, कौन शख्स है, तो बता रही यही तो है प्रत्याशी। अब बताइए वो प्रत्याशी क्या मुंह लेकर के मतदाताओं के पास जाए जिसका प्रचार करने वाला स्टार प्रचारक पूछे ये कौन शख्स है।
मतदाता भी यही पूछ लेगा ये कौन शख्स है। और नौबत यही है महाराष्ट्र में कि मतदाता पूछ रहे हैं भाजपा के प्रत्याशियों से, हु आर यू। खैर, एक बार और क्लिप देखिए जरा, दिखाइए कंट्रोल रूम, दिखाइए क्लिप के बारे में। ये पहले छोटी वाली खबर पे आते हैं, फिर अभी राहुल की तिजोरी खोलते हैं। जरा पहले इस पर एक सवाल ले लेते हैं संतोष से। संतोष, ये नायाब हीरा तराशा हुआ हीरा तलाशा था मोदी शाह ने, या इसे रॉ लाया और फिर तराशा? ये नायाब हीरा आखिर कहां से मिला, कैसे मिला? देखिए, बिल्कुल आशीष जी, सबसे पहले तो द न्यूज लॉन्चर के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज का टॉपिक निश्चित तौर पर जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पूरी तरह से भरा पड़ा है। उस उम्मीदवार के लिए बहुत मुश्किल हो गई है कि अपने क्षेत्र में वो कैसे कहे कि जिसको प्रचार करने के लिए वो लेके आए थे वो उसी को नहीं पहचानती है। लेकिन जहां तक आपने नायाब हीरे की बात कही, बड़ी दिलचस्प एक बात बताऊं। आपने कहा कि मैं लंबे समय तक कवर करता आ रहा हूं। जिस दिन भाजपा ने टिकट दिया, कंगना रनौत को टिकट का ऐलान किया, उसके अगले दिन महाराष्ट्र भाजपा के एक बड़े नेता जो कि राष्ट्रीय टीम में है और राष्ट्रीय नेता वो बन चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बैठे हुए थे। तो उनसे लोगों ने ऐसे पूछा कि कंगना रनौत को टिकट दे दिया गया, तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अगर वो जीत जाती हैं तो फिर पार्टी के प्रवक्ताओं को हर 7वें दिन ये कहना पड़ेगा कि कंगना रनौत का दिया गया बयान उनका निजी बयान है। और बाद में हमने देखा कि उनका जो ये कथन था वो बिल्कुल सही साबित हो गया। चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो या बाकी कई सारे मुद्दे हो, बार बार पार्टी को ये कहना पड़ा। और ये भाजपा के इतिहास में बहुत कम होता है, जैसा कि कंगना रनौत को लेकर हुआ, कि पार्टी का आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा गया कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया वो उनका अपना बयान है। लेकिन आशीष जी, ये बताने से पहले मैं एक दिलचस्प कहानी और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि कंगना रनौत को टिकट मिला कैसे। देखिए, कंगना रनौत जिस तरह से ठाकरे परिवार और संजय राउत के खिलाफ आ गई थी, तो बीजेपी में एक सोच तो थी कि इनको खड़ा करना है। लेकिन पहले उनके दिमाग में आ रहा था कि क्या मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं हम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश जेपी नड्डा का गृह राज्य है। विधानसभा चुनाव वो कांग्रेस से हार चुके थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष और इतने बड़े राष्ट्रीय नेता है कि अपने गृह राज्य का चुनाव वो हार चुके थे। उनके ऊपर प्रेशर था, जिस तरह से बीजेपी में प्रेशर होता है कि दूसरी बार के बाद जो तीसरी बार राज्यसभा है वो बहुत कम लोगों को दी जाती है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है, लेकिन वो उस कोटरी में अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं कि जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हो उनको उतनी तवज्जो दे कि बार बार राज्यसभा भेजे। तो ये हुआ, उनको कहा गया कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए। उसके बाद उन्होंने लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे किए। ये कहा गया कि मंडी या कांगड़ा से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब तमाम सर्वे हुए और उनके दौरे करने के बाद वो खुद डर गए। जेपी नड्डा को लगा कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। अब दोनों पार्टी के आला नेताओं का प्रेशर था कि अब चुनाव लड़िए। उन्होंने जाके सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए कि देखिए, मैं चुनाव लड़ जाऊंगा लेकिन मैं हार जाऊंगा, फिर कौन बचाएगा। तो पार्टी के दोनों आला नेताओं को भी लगा कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी सी इज्जत तो रख लेते, चुनाव हार जाएंगे। तो फिर ढूंढा गया कि किसको ढूंढा जाए, तो फिर ये नाम आया, कंगना रनौत का नाम आ गया। अब इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि पार्टी की एक सांसद जो लगातार पार्टी के मुद्दों से अलग जाकर बयान दे रही है, पार्टी को व्यक्तिगत राय बताकर पल्ला झाड़ना पड़ रहा है। और यहां तो हद हो गई। महाराष्ट्र जैसी चुनावी लड़ाई, जो कि बहुत ही कठिन लड़ाई है, कांटे की टक्कर है, कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल की लड़ाई है, और वहां कंगना रनौत पहुंचती है और वो उम्मीदवार को लेकर कहती है कि ये कौन है। तो ये निश्चित तौर पर अपने आप में ये बीजेपी के संकट को भी दिखाता है। देखिए, बीजेपी में सांसद बनना आशीष जी एक जमाने में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आप कार्यकर्ता से शुरू करते थे, फिर आप मंडल के कार्यकर्ता बनते थे, आप जिले के कार्यकर्ता बनते थे, अपने इलाके से पहले शुरू करते थे। आपके अपने इलाके में 20-25 घर कौन से, जो पन्ना प्रमुख वाला जो कंसेप्ट है वो पता होता था। उसके बाद बहुत बड़े नेता जब आप हो जाते थे तो आपको विधायक का टिकट मिल जाता था या ब्लॉक प्रमुखी का टिकट मिल जाए। सांसद बनना तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जो बीजेपी के सांसद है, जो बीजेपी के कैडर से निकल के जो सांसद बने हैं, उनको एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता का नाम तक याद होता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और ये यूं कहा जाए कि मोदी और शाह की जो नई बीजेपी बनाने की जो जिद है, इसको मैं जिद वर्ड यूज करता हूं कि जो जीत सकता है, जिसको जिता सकते हैं उसको लेके आ जाओ, उस जिद ने पार्टी की ये हालत कर दी है कि आज पार्टी के स्टार लोकसभा सांसद, क्योंकि इससे पहले आप फिल्म स्टार प्रचारक को लाते हैं कि हीरो हीरोइनों को ले आइए, उतार दीजिए कि चुनाव प्रचार करो, वो ना पहचाने तो एक बात को माना जा सकता है। लेकिन जो आपकी लोकसभा
सांसद है, अगर वो आपके सिटिंग उम्मीदवार को नहीं पहचान रही है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात बीजेपी के लिए कुछ नहीं हो सकती। और ये सवाल बीजेपी का अलग नेताओं पे भी ज्यादा खड़े होते हैं कि कंगना रनौत जो है वो तो कर ही रही है। वो ये कंगना रनौत से ज्यादा बड़ी गलती मैं ये मानता हूं कि उन नेताओं की है जो आपने जैसा शब्द यूज किया कि वो खान से हीरा चुन के लाए हैं, तो हीरा चुनने वालों की गलती यहाँ बहुत ज्यादा है। असल में दिक्कत ये है कि भारत में हीरा सिर्फ गोलकुंडा के खानों में मिलता है, खदानों में, गोलकुंडा में हीरा। लेकिन ये लोग मंडी चले गए हीरा तलाशने, तो मंडी से हीरा लाए, क्या लाए ये तो यही जाने। लेकिन ये दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि होमवर्क, कम से कम ये लोग अभिनेता रहे हैं, एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटी हैं। आपने ठीक कहा कि सेलिब्रिटी आए, उन प्रत्याशी का नाम न जाने कोई बात नहीं, लेकिन अगर सेलिब्रिटी नेता बनता है तो एक चीज और वहां पर देखिए, ये सेलिब्रिटी की एक खूबी होनी चाहिए। सेलिब्रिटी हमेशा होमवर्क करके आता है, स्क्रिप्ट पढ़ के आता है, खासकर एक्ट्रेस और एक्टर। अगर ये स्क्रिप्ट न पढ़े तो अपना नाम भूल जाए। तमाम जैसे हमारे मीडिया में तमाम एंकर्स हैं, अगर टीपी पे उनका नाम न लिखो, नमस्कार स्वागत है न्यूज लॉन्चर में, और एंकर का नाम न रहे तो अपने नाम भूल जाते हैं सब, अपना नाम नहीं ले पाते टीपी के बगैर, और पूरे दिन बताते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है। तो ये हाल टीपी वाला जो है, वैसे ही एक्टर और एक्ट्रेस वो स्क्रिप्ट रट के जाते हैं, डायलॉग्स याद करके जाते हैं। तो कंगना के तो ये हैबिट में होना चाहिए, कम से कम जाते समय स्क्रिप्ट याद कर लेती, होमवर्क करती, कहाँ जा रहे हैं, कौन सा इलाका है, वहां क्या बोलना है, वहां के लोगों का क्या दुख दर्द है, वहां प्रत्याशी क्या है, कौन है, उस प्रत्याशी की मेरिट या डिमेरिट क्या है, तब तो मतदाताओं को। ये दरअसल क्या है, मैं इसके पीछे दूसरी चीज देखता हूँ। ये मैंने कहा ना कि प्रचार का इवेंट, ये प्रचार का इवेंट एक ढकोसला है संतोष, ये ढकोसला है, क्योंकि इन्हें पता है कि मतदाता इनको नहीं जिता रहे हैं, इनको तो राजीव कुमार जिताएगा। तो जिसको राजीव कुमार पर भरोसा है वो कंगना को भेजे, किसी और को भेजे, किसी को भेजे, उन्हें पता है वो प्रत्याशी को न पहचाने, प्रचारक मतदाता प्रत्याशी को न पहचाने, फर्क क्या पड़ता है? मतदाताओं की वोट से, जन आकांक्षाओं से आज की तारीख में जनादेश नहीं निकल रहा है। आज की तारीख में जनादेश मशीन से निकल रहा है। जन आकांक्षाओं से, लोकतंत्र में हमेशा जन आकांक्षाओं से जनादेश निकलता है। अब मशीन की आकांक्षा, राजीव कुमार की आकांक्षा से मशीन के द्वारा जनादेश निकाल दिया जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा दिखाते हैं, फिर अभी आते हैं, जरा राहुल वाला वो तिजोरी दिखा दे, और फिर दिखाते हैं इस इवेंट को कैसे पंचर कर रहे हैं विपक्ष के नेता। जरा दिखाइए, वीडियो दिखाइए, देखिए। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ हैवी। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। देख लिया आपने, बीच में कहा राहुल ने कि बड़ा मुश्किल से खुलता है। दरअसल राहुल गांधी भोले भाले हैं, वो समझ नहीं पाए, उनको पहले ही जोर लगाना चाहिए था। मोदी की तिजोरी आसानी से नहीं खुलती, और उस जिस तिजोरी में अडानी जी का पोस्टर रखा हुआ है। खैर, ये जिस धारावी की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड में ये भी जान लीजिए, 2018 में इसका टेंडर हुआ था। वो टेंडर एक दुबई की कंपनी, यूएई की कंपनी, उसको मिला था। वो टेंडर ही रद्द कर दिया गया।
और उसके बाद दोबारा फिर अडानी जी को मिला है। और ये 1 लाख करोड़ रुपए जो बता रहे हैं राहुल, उससे ज्यादा कीमत है। ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली झुग्गी झोपड़ी का इलाका माना जाता है धारावी स्लम। इस्लम का सौदा है। ऐसे तमाम आरोप लग रहे हैं और जवाब नहीं है। जवाब तो किसी चीज का नहीं है। अगर जवाब होता तो गुब्बारा फूटता क्यों? अब गुब्बारा कैसे कैसे फूटा? सुनिए संतोष, आया बटेंगे तो कटेंगे। खड़गे ने कहा यही तो बांटने वाले हैं और यही काटने वाले हैं, जो मन करे वो करें। उसके बाद धीरे धीरे बटेंगे कटेंगे पर रोल बैक हो गया। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार खत्म होते होते अब बटेंगे कटेंगे का नारा कहीं नहीं लग रहा है, वो बैक फायर करने लगा। तो आ गए एक है तो सेफ हैं। उसमें 2 मामले हुए। एक तो बटेंगे कटेंगे की लोकप्रियता से मोदी जी ही घबराने लगे थे कि संघ इंडोर्स कर रहा है योगी के नारे को। मतलब मोदी जी इतने इनसिक्योर हैं कि उससे घबरा गए। पहला तो ये। दूसरा, बटेंगे कटेंगे ऐसा जो है बैक फायर किया महाराष्ट्र की धरती पर, क्योंकि महाराष्ट्र का मिजाज अलग है उत्तर प्रदेश बिहार से। महाराष्ट्र को अगर आप देखेंगे इसका इतिहास, तो पूरे भारतवर्ष में पूरा जो भारत का भूभाग है, इसमें महाराष्ट्र की धरती ने सबसे ज्यादा धार्मिक सुधार का जो आंदोलन हुआ, मतलब भक्ति आंदोलन, धार्मिक सुधार का आंदोलन, वो उसका एपिसेंटर, उसका केंद्र महाराष्ट्र रहा है। जितने सामाजिक सुधार के आंदोलन हुए, उसका एपिसेंटर महाराष्ट्र रहा है। बाकी हिस्सों में आए सुधारक, लेकिन एपिसेंटर जहां पर विचारों का स्रोत सूर्य था, जहां से रोशनी निकलती थी, वो चाहे बाबा साहेब हों, चाहे बाबा साहब से भी पहले छत्रपति साहू जी महाराज हों, ज्योतिबा फुले हों, ये सब उसी धरती से आए। और चाहे समर्थ गुरु रामदास हों, भक्ति आंदोलन की बात करें, चाहे बहुत सारे भक्ति आंदोलन में तो बहुत सारे वहां से, तो सामाजिक न्याय की बात हो, धार्मिक सुधार की बात हो, ये वो भूमि रही है। ये वो भूमि रही है जहां पर फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्रों के शासक के रूप में स्थापित किया था। ये वो भूमि है। ये वो भूमि रही है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि 2 पे विश्वास मत करना, मराठों पे और ब्राह्मणों पे। अपने सेना में उनके जो प्रमुख सिपह सालार थे, पठान थे, पिछड़े थे, उनको आगे करके उन्होंने जो हिंदवी स्वराज, जिसको लोग हिंदू स्वराज कहते हैं, वो हिंदू स्वराज नहीं, हिंदवी स्वराज का जो आइडिया है वो बहुत बड़ा है। उसके भीतर ये नफरती एजेंडे समंदर में जैसे होता है ना कि पत्थर टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा भी समाई जाएगा, वो सब समा जाएंगे। वो बहुत बड़ा उसकी अवधारणा है हिंदू स्वराज की, वो हिंदू स्वराज नहीं है, ये वो भूमि है। तो वहां पर खड़गे ने फ्यूज कर दिया बल्ब, बटेंगे कटेंगे को का बल्ब फ्यूज। उसके बाद प्रियंका वायनाड से आती हैं, उनकी एंट्री होती है। वो आते ही ऐसा जो है उन्होंने लाइन पकड़ा, उन्होंने कहा आरक्षण की बात मोदी जी कर रहे हैं, हिम्मत है तो मंच पे आके ऐलान कर दें कि 50% का कैफ हटा देंगे। ये 50% का कैफ हटा देंगे, मंच पे ऐलान करें। ये जब से प्रियंकन बोला तब से आधा सांस रुकी हुई है कि ये कैसे बोल दें। जहां पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है, वहां 50% का कैफ कैसे हटा देंगे? फंस गए। शरद पवार, इनके तो आसपास आने से घबराते हैं लोग, खुद ही भतीजे श्री कहते हैं कि उनके मन में क्या है ये इस विश्व में कोई नहीं जान सकता। उनके तो आसपास आने से कतराते हैं। शरद पवार ने जो चौका मारा है उस पर अभी बहुत एनालिसिस बचा हुआ है। अजीत पवार ने जब कहा अडानी के घर बैठक हुई तो शरद पवार सामने आए, लोगों को लगा शरद पवार क्या बोलेंगे। उन्होंने जो बोला वो बीजेपी के इतने दिन के जो आरोप लगे रहे और सवाल खड़े होते रहे, उन पर शरद पवार ने ऐसा बयान दिया कि बीजेपी ने खुद मुहर लगा दी। उन्होंने कहा हाँ बैठक हुई थी, अडानी के यहाँ बैठक हुई, साथ में बैठक हुई,
भाजपा ने वादा किया था कि हमारे तमाम नेता जो ईडी सीबीआई के जांच के दायरे में हैं, उनको राहत देंगे, केस हटाएंगे। अब ये हमेशा कहा जाता है ना कि साइलेंस जो है, खामोशी जो है, वो मौन समर्थन उसको माना जाता है, मौन स्वीकारोक्ति माना जाता है। ईडी सीबीआई के केस हटाने की बात करके, वादे करके, झांसे दे करके बीजेपी लाती है अपने पार्टी में दागियों को, उनका शुद्धिकरण करती है। इस बात पर भाजपा ने मुहर इसलिए लगा दी क्योंकि शरद पवार के इस आरोप, इस स्टेटमेंट के बाद भाजपा में सन्नाटा है। अब तक सन्नाटा है, कोई शरद पवार की बात काटने की हिम्मत नहीं कर पाया है। तो भाजपा ने कबूल कर लिया, यहां भी फूट गया। उसके बाद राहुल गांधी, आपने देखा, वो तिजोरी खोले तो आज हड़कंप है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे, कुछ भी हो तो है तो पुत्र बाल ठाकरे के, आज मंच से बोले हैं, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। कहा भाई अपने मर्द का बाप, मतलब मर्द हो कोई, मर्द के बाप की औलाद हो कोई, तो वो अपने बाप की फोटो का इस्तेमाल करे चुनाव प्रचार में, वोट मांगने के लिए अपने बाप की फोटो का इस्तेमाल करे। ये सीधा सीधा कहना है उनका भाजपा और शिंदे को लेकर के। बीजेपी, शाह, मोदी, सबके भाषणों में बाला साहेब की चर्चा होती है। शिंदे का प्रचार बाला साहब के फोटो पे हो रहा है। तो इसी बात को उद्धव ने बोला कि भाई किसी अपने बाप का भी कोई पोस्टर लगा लो, फोटो लगा लो। खैर चलते हैं जरा, मैंने तो बता दिया ढेर सारा जो जो तथ्य थे। ये जो इवेंट है महाराष्ट्र में, क्या ये इवेंट कोलैप्स कर गया है क्या संतोष? कोलैप्स मुझे जैसे जो लग रहा है, मैं तथ्यात्मक रूप से जो देख रहा हूं, मुझे लग रहा है पूरा कोलैप्स कर गया। उसी का एक पार्ट था कंगना रनावत। देखिए बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो तमाम चीजें आपने कही, देखिए आज जो राहुल गांधी ने किया, वो मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो धारा सिर्फ एक स्लम बस्ती नहीं है, ध्यान रखिए, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग वहां 99% लोग रहते हैं। तो राहुल गांधी ने मुंबई में इसका जिक्र करके एक बड़ा मैसेज वहां रहने वाले लोगों को दिया है। मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें आती हैं और ये 36 सीटें, जिस तरह का मुकाबला महाराष्ट्र में है, बहुत ही महत्वपूर्ण 36 सीटें हैं। और यहाँ पर जीत हार का फैसला बिहार और उत्तर प्रदेश के वही मतदाता करेंगे जो मुंबई में, और ज्यादातर लोग हालांकि पॉश इलाकों में भी रहते हैं, लेकिन जो धारावी इलाका है वहां पे 99% जो आबादी है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों की है। तो राहुल गांधी ने एक रणनीतिक चाल चली है। उन्होंने मोदी पर सीधे हमला किया, उनके जो बिजनेस रूट है उस पर सीधे हमला किया, और साथ ही साथ धारावी के मतदाताओं को भी एक संदेश देने का प्रयास किया। दूसरी बात जो आपने कही, जो उद्धव साहब ठाकरे ने, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो कहा, देखिए बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है, उनके पास महापुरुष नहीं है। बीजेपी हमेशा जो अपनी लड़ाई लड़ती रही है वो उधार के महापुरुषों पर लड़ती रही है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाते हैं, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना बनाते हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग की हमेशा मुखालफत की, और जिस मुस्लिम लीग के साथ उस समय जो संगठन थे, हिंदूवादी संगठन, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी गुलाम भारत में, उनकी मुखालफत करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उस वल्लभ भाई पटेल को अपना आइकॉन, अपना एक तरह से प्रतीक पुरुष बनाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए मुलायम सिंह यादव को लेके क्या कहते रहे कि राम भक्तों पे गोली चलाई। पद्म पुरस्कार किसने दिया? इसी सरकार ने दिया। क्यों? कब्जा जमाना है की लेजेंसी पे। यही चीज वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं। आप शिवसेना को कमजोर नहीं कर सकते थे तो आपने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, और अब हालत यह है कि आपको फिर भी बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो आपके नहीं है, बाला साहब ठाकरे के पुत्र ठाकरे। निश्चित तौर पर शिवसेना पर उनका दावा मजबूत होता है। और जैसे कि आपने राजीव कुमार की बात कही, सुप्रीम कोर्ट का विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि इससे पहले आमतौर पर जब भी राजनीतिक दलों में कोई विवाद होता था तो चुनाव चिन्ह और नाम दोनों जब्त कर लिया जाता था। महाराष्ट्र ये पहला इकाई है जहां चुनाव चिन्ह और नाम जब्त नहीं किया गया, बल्कि एक पक्ष को दे दिया गया। और फिर वो पक्ष क्या कर रहे हैं? जिस एकनाथ शिंदे की पार्टी को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया गया, उनको यूज करना पड़ रहा है बाला साहब ठाकरे की तस्वीर को। जिस अजीत पवार साहब को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया गया, उनमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि आप शरद पवार की तस्वीर यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है।
ये उन्हीं चेहरों के सहारे, जिन चेहरों को धोखा देकर बीजेपी के साथ आए हैं, और ये बीजेपी की राजनीति की बेशर्मी की पराकाष्ठा आप कह सकते हैं कि आपने जिनकी पार्टी तोड़ी, आपके सहयोगी उन्हीं की पार्टी के प्रतीक पुरुष के चित्र को आपकी रैलियों में भी लगा रहे हैं, आप खुद उनका नारा लगा रहे हैं, लेकिन आप चूंकि इतने खोखले हो चुके हैं मतदाताओं के नजरिए से कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, बस आपको येन केन प्रकेरन जीतना है। तो जिसके बेटे को आपने धोखा दिया, उसके पिता की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को उनके भतीजे को बहका के धोखा दिया, उस चाचा की तस्वीर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हालांकि कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। तो ये कहीं ना कहीं आपका दिखाते हैं कि आपने जो इवेंट मैनेजमेंट किया, जो चुनाव का, जो कंगना रनौत उसकी एक वानगी है, जो आप इवेंट मैनेजमेंट चुनाव का, उस इवेंट मैनेजमेंट की जो तोड़ है वो कांग्रेस, राहुल गांधी और शरद पवार निकाल चुके हैं एक हद तक। और जिस तरह से वो गुब्बारे में एक तरह से पिन चुभे जा रहे हैं, अगर उस गुब्बारे में राहुल गांधी के करीबी लोगों में कोई हवा भरने वाला ना हुआ, या शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के करीबी लोगों में कोई गुब्बारा भरने वाला नहीं हुआ, तो ये जो इवेंट मैनेजमेंट है, ये इवेंट इलेक्शन मैनेजमेंट का जो गुब्बारा है, ये कहीं ना कहीं इस बार जो फूटना है वो लगभग तय माना जा रहा है। जी आशीष जी। गुब्बारा फूटना तय है, देखते हैं मतदाताओं। हालांकि मतदाताओं की बात अगर करें तो महाराष्ट्र से जितने ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास है, मतदाता तो महायुति को नहीं जिता रहे हैं। जन आकांक्षाएं फिर किस तरफ है, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। तमाम विश्लेषकों से हमने बात की, महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकारों से बात की। भाऊ लगातार पिछले एक पखवाड़े से महाराष्ट्र में ही हैं, वो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं। उसके बावजूद एक बात बार बार आ रही है कि चाय से लेके पान की दुकान तक में लोग कह रहे हैं कि सरकार तो उद्धव की आएगी, लेकिन मशीन पर भरोसा नहीं। वही जिस मशीन की हमने बात की, शायद जिसके भरोसे नाइजीरिया गए हैं मोदी जी, जिसके भरोसे दिल्ली आए हैं अमित शाह। मैंने कल उस कार्यक्रम में कहा था कि 18 तारीख, कल के कार्यक्रम में मैंने कहा था 18 तारीख चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 17 तारीख को अमित शाह की 4 रैलियां थी। 18 की तो छोड़ ही दीजिए, 17 को 4 रैलियां थी। चारों रैलियां रद्द करके एकाएक रेडिसन होटल से, नागपुर से दिल्ली, और कोई ऐसा नहीं दिल्ली में कोई आफत थी। जो भी मीडिया हाउस ये छाप रहे हैं मणिपुर के लिए बड़े चिंतित हैं, मणिपुर के लिए तो चिंतित होते तो मणिपुर का हालत ऐसा नहीं होता भैया। मणिपुर की कोई चिंता उनता नहीं किसी की। और किसके साथ बैठक करना था, मैंने कल बड़ा साफ किया था, जिसके साथ कहा गया बैठक करेंगे, सीआरपीएफ का डीजी उनके आने से पहले मणिपुर चला गया, तो किसके साथ बैठक करना था? तो ये सब गोदी मीडिया की स्क्रिप्ट है जो ऊपर से लिख करके आती है। दरअसल वहां प्रचार करने कोई फायदा था नहीं, जो करना है वहां दिल्ली वालों को करना है। और 17 तारीख को प्रचार छोड़ने का मतलब समझिए, मैंने उदाहरण से समझाया था, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे T20 मैच, 19वां ओवर 17 तारीख मतलब सेकंड लास्ट डे, ये T20 मैच के 19वें ओवर के समान होता है। 19वां ओवर सबसे मजबूत गेंदबाज से फेंकवाया जाता है, बुमराह फेंकवाया जाता है इंडिया में, जो टीम का सबसे अच्छा गेंदबाज होता है। क्यों 19वें ओवर में सबसे अच्छा गेंदबाज फेंकवाओ, ताकि 20वें ओवर में जो गेंदबाज आए वो प्रेशर में न रहे। तो ये 19वें ओवर में ही मैदान छोड़ के चले गए। ये बता रहा है, ये इशारा क्या कर रहा है ये समझिए। और राहुल गांधी के सेफ से 2 फोटो निकले हैं, उन फोटो के आईने में, उन फोटो को जरा पीछे पलटिएगा, एक तरफ तो छपा हुआ है, उसका पीछे पलटिएगा, शायद राहुल गांधी भी नहीं पलट पाए, इसीलिए हमसे लोग नाराज रहते हैं कि हम पलटने की कोशिश करते हैं। तो उसको जो पलटेंगे तो थोड़ा नाइजीरिया की तरफ देखिएगा, वहां पे आगे नाइजीरिया के विकास में कौन लोग योगदान करने वाले हैं, देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। जरूरी नहीं कि मैं कहूँ सही हो जाए, भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, ज्योतिषी हूं नहीं, विश्लेषक हूं, पत्रकार हूं, तो जो कुछ मुझे आशंका होती है बोल देता हूं। देखिए नाइजीरिया को हो सकता है, नाइजीरिया में बिजली कम जो है इस समय सप्लाई हो रही हो, वहां पे कुछ बिजली का प्रोजेक्ट आना हो, वहां पे कुछ कोल माइंस वगैरह हो सकता है मिल गए हो, तो हो सकता है सब। ये तरक्की ऐसे थोड़ा विश्वगुरु बना जाता है भाई। विश्वगुरु बनने में, इस देश को विश्वगुरु बनाने में हमारा, आपका, संतोष पाठक का योगदान हो न हो, मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, अडानी जी, राजीव कुमार, चंद्रचूड़, इनका बहुत योगदान है।
चंद्रचूड़ का भी योगदान लिखा जाएगा, पीछे सबसे करिया पन्ना जो होगा देहाती में बता दूं, उसी में लिखा जाएगा, और मुझे लिखना होगा तो उसी में लिखूंगा, क्योंकि अभी बीच में याद दिला दिया, मैं भूलना चाहता हूं लेकिन याद दिला दिया संतोष ने। जब जब्त करने की बात आई, बताइए वो चंद्रचूड़ कहे कि अगर उद्धव इस्तीफा नहीं दिए होते तो हम सरकार कंटिन्यू कर देते, गलत हुआ है। और कार्यकाल खत्म हो गया, इस्तीफा दे के चले गए, भाषण पर भाषण ठोके, घूम घूम के भाषण दिए, जितना एथिक्स वो बता दिए उतना एथिक्स तो ईश्वर स्वरूप महात्मा बुद्ध ने भी नहीं बताया था, जितना एथिक्स समझा दिए। लेकिन असली शिवसेना नकली शिवसेना कौन है, सिंबल पर क्या फैसला है, लोकसभा चुनाव हो गया। ये राजनीति, आज के दौर की राजनीति में न्याय पालिका के पतन का उत्कृष्टतम उदाहरण है कि एक ऐसा मामला जो मतलब राजनीति में किसी एक पार्टी के भविष्य से जुड़ा हुआ है, एक देश के राजनेता के भविष्य से जुड़ा है, और राजनेता और राजनीतिक पार्टी के भविष्य से जुड़ा है, यानी मतदाताओं से जुड़ा है। दो चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, उस राज्य का विधानसभा चुनाव आ गया, वो पार्टी, दो पार्टियां उस राज्य की, दो स्टेक होल्डर हैं, उस प्रदेश की दो सबसे मजबूत रीजनल फोर्स हैं जो वहां की रीजनल आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो नेशनल पार्टीज नहीं है, दोनों रीजनल पार्टी हैं, दोनों राज्य की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। दो पार्टियां तबाह कर दी गई हैं तोड़ फोड़ करके, और दो चुनाव हो गए, फैसला नहीं हो पाया। व्यस्त थे या शायद भगवान ने बताया नहीं कि क्या फैसला लेना है, पूजा वूजा करने बैठे होंगे। तो मैं तो कान पकड़ के मतलब उसको माफी मांग लूंगा अगर मैंने कभी जीवन में 2-4 बार सैल्यूट वल्यूट कर दिया टिप्पणियों पर कि बहुत शानदार टिप्पणी की। हमें नहीं पता था भाई, हम भी इंसान हैं, जैसे पूरा देश 10 साल से गुमराह हो रहा है, हम भी गुमराह हो सकते हैं। मैं तो बड़ा ईमानदार रहता हूं इस मामले में कि अगर हम गुमराह हो गए हैं तो माफी मांगेंगे। हमने अगर कभी सैल्यूट किया होगा कि नहीं चंद्रचूड़ बदल देंगे, लोकतंत्र और संविधान को जिंदा कर देंगे, तो कान पकड़ के माफी मांग लेता हूं सब दर्शकों से। गलतफहमी थी मेरी, मैं गुमराह हो गया था। ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी वाले लोग हैं। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जब प्रेशर बढ़ता है तो टिप्पणियों से प्रेशर रिलीज कर देते हैं, जनता को लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। जब जनता के बीच क्रोध बढ़ता है, जनाक्रोश बढ़ता है, तो ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या होता है, जब कुकर में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो कुकर में आप देखेंगे सेफ्टी वाल्व एक लगता है। वो इसलिए होता है कि कभी सीटी में कुछ फंस जाए, सीटी नहीं बजे, लगता है ना ऊपर सीटी, तो प्रेशर जब बढ़ जाता है तो कुकर फटने घटनाएं सुनी होंगी सबने, कुकर फट जाता है। वो कुकर फटे नहीं इसलिए सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है, वो सेफ्टी वाल्व फट जाता है, कुकर बच जाता है। सेफ्टी वाल्व 8-10 रुपए का मिलता है, शायद अब जमाना थोड़ा महंगा हो गया तो हो सकता है महंगा होने, तो 3-4-5 रुपए 7 रुपए मिलता था, तो सेफ्टी वाल्व फट जाता है। तो वही सेफ्टी वाल्व थ्योरी सुप्रीम कोर्ट में जो है, इस देश की न्यायपालिका में सेफ्टी वाल्व थ्योरी, कि जब जनाक्रोश बढ़ने लगे तो आएंगे न्यायमूर्ति, मीलॉर्ड आएंगे और वो ऐसी टिप्पणी करेंगे एकदम कि झन्नाटेदार टिप्पणी, सिंहासन डोल गया, झन्नाटेदार एकदम टिप्पणी होगी और वो जनाक्रोश फुस हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हम घर है ना 10 साल में महंगाई बढ़ गई है तो 5-7 रुपए की नहीं आती है। बहुत महंगाई बढ़ गई है, अब महंगी हो गई होगी। वही मैं कहा कि वो जो है, अब असल में अब सेफ्टी वॉल्व हम लोग को लगाना नहीं पड़ रहा है, अब वो न्यायपालिका में लग गया सेफ्टी वॉल्व। तो अब हम नहीं खरीद रहे हैं, अब तो वो लोग खरीद रहे हैं, तो अब महंगा होने था। उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका निकाल लिया है कि आप ऑब्जर्वेशन दो इतनी तीखी, और आजकल के मीडिया के दौर में कि उनके नाम के साथ छपता है और दिखाया जाता है, फोटो लगाई जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। लेकिन जब लिखने की बात आती है तो कलम उस तरह से नहीं चल पाती जिस तरह से जबान चलती है, और रिटायरमेंट सब क्रांति लाना चाहते हैं। हाँ, दरअसल क्या है, ऑब्जर्वेशन और डिसीजन में इतना बड़ा फर्क दिखने लगा कि अच्छा लोग है, मैं आखिर में बस चर्चा लंबी हो गई। दरअसल न्यायपालिका पर टिप्पणी करने से लोग घबराते हैं, कहते न्यायपालिका जेल डाल देगा। भाई डाल दो जेल,
अरे जेल में जाएंगे तो अपने ही देश के जेल में रहेंगे। न्यायपालिका भी इस न्यायपालिका को ताकत कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशन से निकल रहा है, उसकी ताकत कॉन्स्टिट्यूशन से निकल रही है। न्यायपालिका इस देश की डेमोक्रेसी से, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है कि सवाल नहीं उठ सकता। ये इस देश में डराने का एक खेल चल रहा है और लोग खाली चादर ओढ़ करके क्रांति करना चाहते हैं। अरे खुल के बोलो, गलत है तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर थोड़ो है। और कॉन्स्टिट्यूशन को किससे ताकत मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन को ताकत मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वालों से। इस देश के 143 करोड़ लोगों की जो ताकत है ना, वो निहित है हमारे संविधान में। तो ओवरऑल गणित विज्ञान पढ़ने वाले सब समझ गए होंगे कि न्यायपालिका को ताकत मिलती है संविधान से, और संविधान की ताकत इस देश के हर नागरिक की ताकत से जो है संबद्ध है। तो कुल मिलाकर के न्यायपालिका जो गांव में बैठा कोई भी गरीब से गरीब होगा, राम खिलावन टाइप, उससे भी नीचे है, उसके ऊपर नहीं है। न्यायपालिका को सर्विस देनी है, सेवाएं देनी है, न्यायिक सेवा देनी है। इसीलिए एक पिटीशन आई थी 2006 में, फैसला भी आया था, लेकिन वकील साहब लोग कुछ मानते नहीं हैं। वो जो माय लॉर्ड मिलॉर्ड करते हैं, वो बदलने के लिए कि वो नहीं इस्तेमाल किया जाए। एक PIL हुई थी, वो भगवान नहीं है वहां बैठे हुए, उन्हें बिठाया गया है कि वो काम करें हमारा आपका। लेकिन इस देश में भगवान बनने की एक परंपरा नहीं आ गई है। इजाजत दीजिए, मतदान जोरदार कीजिए महाराष्ट्र और झारखंड में, बटन दबाइएगा तो ध्यान रखिएगा जितनी बातें, और खासकर संविधान को और लोकतंत्र को याद रखिएगा। संविधान लोकतंत्र नहीं रहेगा ना, तो जो ताली लोग बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, किसी का भी नहीं कर पाएंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, इस आरक्षण को ध्यान में रखिएगा। और जब आरक्षण को, संविधान को, लोकतंत्र को ध्यान में रखेंगे तो अपने आप उंगली सही जगह दबेगी। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद संतोष, नमस्कार। नमस्कार।